हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद डीके। फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की 30 दिसंबर की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट न्यूज यानी करंट अफेयर्स। आज का पहला पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में द नेशन स्टेट लॉ खबरों में था, यह किस देश से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। ये है द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, व्हाई इजराइल कंट्रोवर्शियल नेशन स्टेट लॉ इज बीइंग चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट। अब ध्यान रखिएगा, इस नेशन स्टेट लॉ को अभी हाल ही में इजराइल की जो जनता है उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में क्या किया गया है? चैलेंज किया गया है। अब क्या है ये कानून और क्यों आपका इसे कंट्रोवर्शियल कहा जा रहा है, सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे कि आपका जो है पूरा का पूरा मैटर क्या है। सबसे पहले तो ध्यान रखिए दोस्तों, 2018 में, कब आपका 2018 में एक कानून बनाया जाता है, नेशन स्टेट लॉ, इजराइल की सरकार के द्वारा। और वर्तमान में इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आपका जब इस कानून को बनाया जाता है तो लगातार उसके बाद से लोग इस कानून का विरोध कर रहे थे और अभी हाल ही में इसे सुप्रीम कोर्ट में आपका चैलेंज किया गया। इस कानून में आपका ये साफ साफ लिखा गया है कि इजराइल एज द नेशन स्टेट ऑफ द जूइश पीपल, यानी कहने का मतलब जो इजराइल है वो आपका एक यहूदियों का क्या है? देश है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी की वजह बन रही है इस कानून में, यानी जो द नेशन स्टेट लॉ बनाया गया है। अब ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। अब विरोध क्यों किया जा रहा है? एक्चुअली में दोस्तों यहाँ पर 74% के समथिंग में आपका यहूदी लोग रहते हैं। कितने रहते हैं? 74% तो यहूदी लोग रहते हैं। लेकिन आपका 17.8, कितना? 17.8 लोग आपका यहाँ पर मुस्लिम भी रहते हैं, और जबकि आपका 2% यहाँ पर आपका ईसाई कम्युनिटी भी रहती है, और आपका इसके अलावा अन्य कम्युनिटीज़ भी यहाँ पर आपका रहती हैं, जिनकी संख्या आपका बहुत कम है। लेकिन साथियों ध्यान रखिएगा, जो इजराइल सरकार है उसके द्वारा इस द नेशन स्टेट लॉ में आपका साफ साफ लिखा गया है कि इजराइल एज द नेशन स्टेट ऑफ द जूइश पीपल, यानी ये आपका एक क्या होगा? यहूदी राष्ट्र होगा। इसी वजह से आपका यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं या ईसाई कम्युनिटी के लोग हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं कि सरकार जबरदस्ती सब पर आपका यहूदी रिलीजन को या यहूदी नेशन को क्या कर रही है? थोप रही है। दूसरी बात जो कंट्रोवर्शियल है वो ये है कि इस लॉ में ये कहा गया है कि हमारी जो भाषा होगी, यानी हमारी जो लैंग्वेज होगी, यानी इजराइल की जो राष्ट्रीय भाषा होगी वो आपका हिब्रू होगी। क्या कहा गया है? हिब्रू होगी। और सारे के सारे जो ऑफिशियल आपका काम है, यानी ऑफिशियल जो लैंग्वेज होगी वो आपका हिब्रू होगी। अब ध्यान रखिएगा, इसी को लेकर आपका जो है यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। दो तो ये वजह रही। तीसरी बात ये कही गई है कि इसके तहत इजराइल की जो राजधानी होगी वो होगी यरूशलेम। कौन सी होगी साथियों? आपका यरूशलेम। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। यानी पहला तो आपका इजराइल एक यहूदी राष्ट्र के रूप में होगा, दूसरा यहाँ की भाषा हिब्रू होगी जो आपका यहूदी लोगों की भाषा है, यानी इजराइल में आपका जो यहूदी लोग होते हैं वो इस भाषा को बोलते हैं। जबकि इससे पहले यहाँ पर अरबी भाषा भी आपका एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में थी। यानी अब आपका जो द नेशन स्टेट लॉ है इसके तहत आपका अरबी भाषा को यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं माना गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो इजराइल की जो राजधानी है तीसरी, वो आपका अब यरूशलेम होगी। ये बात भी इसमें कही गई। यानी तीन प्रमुख बातें इस द नेशन स्टेट लॉ में है। किसमें? द नेशन आपका जो है स्टेट लॉ में है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब साथियों, एक्चुअली में
जो यरूशलेम है, यरूशलेम आपका जो है दो देशों की राजधानी मानी जाती है। एक तो आपका फिलिस्तीन की मानी जाती है और दूसरी आपका जो है इजराइल की मानी जाती है। और आपका अभी तक यूएन भी इजराइल को एक देश के रूप में नहीं मानता है। और ध्यान रखिएगा कि आपका अभी तक यूएन इसको एक्सेप्ट नहीं करता है कि ये जो हमें इतना सारा ये आपका इजराइल दिख रहा है, आपका ये इजराइल एक कंट्री के रूप में नहीं है। अब ध्यान रखिएगा, कभी आपका 1950 से पहले ये इजराइल कोई देश हुआ ही नहीं करता था। इस पूरे इलाका पर आपका जो है फिलिस्तीन का अधिकार था। किसका था साथियों? फिलिस्तीन का अधिकार था। लेकिन आपका 1950 में जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है 1939 से 1945 के बीच में, तो ये सारे आपका यूरोप से, यानी जो जूइश लोग होते हैं, जो यहूदी होते हैं, वो यूरोप से कहाँ आ जाते हैं? आपका फिलिस्तीन आ जाते हैं और यही फिलिस्तीन में आपका बस जाते हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि जो यहूदी धर्म के आपका गॉड थे, उनका जन्म आपका यहाँ यरूशलेम में हुआ था। कहाँ हुआ था? आपका यरूशलेम में हुआ था। और इसी यरूशलेम में आपका ये लोग क्या लेते हैं? शरण लेते हैं। लेकिन साथियों, ये धीरे धीरे यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं कि आपका जो फिलिस्तीन का अस्तित्व था उसको ही आपका ये मिटा देते हैं एक हिसाब से। अभी आप देखिए, ये जो आपको ये दिख रहा है, इसे आपका वेस्ट बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेस्ट बैंक कहा जाता है। और इस वेस्ट बैंक पर और गोलन हाइट जो आपको ये इतना सा दिख रहा है, और इधर आपका गाजा पट्टी, यहीं तक आपका सीमित रह गया है फिलिस्तीन। जबकि इस एरिया पर आपका अब इजराइल स्थापित है, जहाँ पर कभी आपका फिलिस्तीन हुआ करता था। ठीक है ना? अब ध्यान रखिएगा, ये जो कंट्रोवर्सी है, यहाँ आपका यरूशलेम को राजधानी पूरा जो विश्व समुदाय है, अगर कुछ आपका देशों को छोड़ दिया जाए तो इजराइल की जो राजधानी है उसे आपका मान्यता दी जाती है। यानी कहने का मतलब भारत के द्वारा तेल अबीब को, जो यहाँ पर है, इसको आपका भारत के द्वारा राजधानी मानी जाती है, तेल अबीब को। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। जबकि अभी हाल ही में अब्राहम अकॉर्ड हुआ, ठीक है ना, इसके द्वारा आपका जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके द्वारा इसको एक देश के रूप में मान्यता दी गई, यानी आपका जो है इजराइल को। जबकि आपका इससे पहले जो गल्फ कंट्रीज थे वो भी इसे देश के रूप में नहीं मानते थे, और यूएनओ भी इसे एक देश के रूप में नहीं मानता है। और आपका जो है जब देश के रूप में नहीं मानता है तो इसकी जो राजधानी जेरूशलेम, ये लंबे समय से कह रहा है कि जेरूशलेम मेरी राजधानी है। यूएसए ने आपका इसे हाल ही में मान्यता दी है, लेकिन अभी भी विश्व समुदाय इसकी जो राजधानी है वो आपका तेल अबीब को मानता है। तो ऐसे में आपका जेरूशलेम को लेकर अभी भी कंट्रोवर्सी है, यानी विवाद है। और अभी भी आपका विश्व समुदाय, अगर यूएसए को छोड़कर अन्य देशों की बात करें, तो ऑलमोस्ट आपका तेल अबीब को इसकी राजधानी मानते हैं। अब आपका अभी इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आपका जो इजराइल के लोग थे वो सुप्रीम कोर्ट में गए, और इस कानून को, यानी द नेशन स्टेट लॉ, जो काफ़ी अभी चर्चाओं में है, वो इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि आपका इसे सुप्रीम कोर्ट में किसके द्वारा चैलेंज किया गया है? इजराइल की जनता के द्वारा, जो इसका विरोध कर रही है कि उसके द्वारा जो इजराइल को एक यहूदी राष्ट्र के रूप में, यहाँ पर आपका हिब्रू आपका क्या होगी? ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, और साथ में यरूशलेम क्या होगी? राजधानी होगी। इसको लेकर आपका जबरदस्त तरीके से आपका विरोध किया जा रहा है इजराइल में। तो ध्यान रखिएगा, काफी चर्चाओं में है। आई होप दोस्तों क्या है रीजन, आपको सारी की सारी बातें समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। ये है आपका टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स कंट्री फर्स्ट एवर ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशंस ऑन दिल्ली मेट्रो मजेंटा लाइन। अब ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 28 दिसंबर यानी परसों ही आपका दिल्ली में
एक ड्राइवरलेस मेट्रो का क्या किया है, उद्घाटन किया गया है। और ये भारत में आपका जो है पहली बार हो रहा है, इस को ध्यान रखिएगा। और इसका संचालन आपका दिल्ली मेट्रो में 38 किलोमीटर लंबी लाइन, जिसे 8 लाइन बोला जाता है या मजेंटा लाइन भी इसे कहा जाता है, यहीं पर आपका इसका क्या किया गया है, इनोग्रेट किया गया है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें विश्व के पहले ड्राइवरलेस ट्रेन की, तो ध्यान रखिएगा ये लॉन्च किया गया था जापान के कोवे शहर में। कहाँ पे दोस्तों, कोवे शहर में आपका इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। अगर बात करें दिल्ली मेट्रो की, किसकी साथियों, आपका दिल्ली मेट्रो की, तो ध्यान रखिएगा दिल्ली मेट्रो भारत की सबसे बड़ी मेट्रो रेल सेवा है। इसका आपका जो शुभारंभ होता है वो होता है 24 दिसंबर 2002 को। कब होता है साथियों, 20 दिसंबर 2000 आपका जो है 2 को इसका शुभारंभ होता है। शाहदरा से 30 हजारी के बीच में 8.4 किलोमीटर आपका जो है पहली बार ये 2002 में चलती है। और ध्यान रखिएगा साथियों, ये आपका भारत की सबसे बड़ी और सबसे आधुनिक ट्रेन है। अगर बात करें भारत में मेट्रो सर्विस की, तो ध्यान रखिएगा भारत में सर्वप्रथम मेट्रो का जो शुभारंभ किया जाता है वो किया जाता है 1972 में। कोलकाता मेट्रो रेल सेवा को दमदम से टोलीगंज लगभग आपका 16.45 किलोमीटर आपका पहली बार ये चलाया जाता है हुगली क्षेत्र में। और ध्यान रखिएगा भारत की ये पहली मेट्रो और सबसे पुरानी मेट्रो है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर बात करें आपका दक्षिण भारत के पहले मेट्रो की, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों जो दक्षिण भारत की पहली मेट्रो है वो है आपका बंगलुरु। क्या है साथियों, बंगलुरु। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अक्सर आपका जो है अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो नंबर 1 आपका करंट में होने के कारण दिल्ली को पूछा जा सकता है। दूसरा आपका भारत का जो पहला मेट्रो रेल सेवा है वो है आपका कोलकाता, तो ये भी पूछने के चांसेस बनते हैं। 1972 में शुरू हुआ, जबकि आपका जो दक्षिण भारत का पहला मेट्रो है वो है आपका बंगलुरु। तो आई होप दोस्तों ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों को 2000 की किस्त जारी की गई है। यह योजना कब शुरू हुई? इसका राइट आंसर है 4 फरवरी 2019 को। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो पीएम किसान सम्मान निधि है इस योजना की शुरुआत हुई 24 फरवरी 2019 को। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ये शुरू होती है गोरखपुर से। कहाँ से साथियों? गोरखपुर से शुरू होती है, यानी आपका यूपी से। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका पीएम किसान सम्मान निधि की, तो साथियों अच्छे से ध्यान रखिएगा, पीएम किसान निधि के तहत आपका अभी हाल ही में जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने आपका 9 करोड़ किसानों को, कितना साथियों? 9 करोड़ किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत आपका उनके बैंक खातों में क्या किए गए हैं, 2-2 हज़ार की आपका किस्त डाली गई है। और ये आपका 9 करोड़ किसानों को आपका जो है ट्रांसफर किया गया है 2000 रुपये आपका प्रति किसान। और ध्यान रखिएगा इसमें आपका जो टोटल खर्च किया गया है वो 18,000 करोड़ की आपका नई किस्त डाली गई है। किसके तहत? आपका पीएम किसान यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका पीएम किसान सम्मान निधि की, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 2-2 हज़ार की 3 किस्तें आपका प्रत्येक वर्ष में डाली जाती हैं, ठीक है ना। 4 महीने में आपका जो है एक किस्त डाली जाती है, यानी कहने का मतलब आपका 4 महीने में एक किस्त का मतलब ये है कि साल में आपका 3 किस्त डाले जाते हैं टोटल, ठीक है ना आपका, यानी 2-2 हज़ार के। तो 4 महीने में आपका है 2000
रुपीज का आपका किस्त डाला जाता है, यानी आपका जो किसान है, किसान के खातों में 2,000 रुपये क्या किए जाते हैं, ट्रांसफ़र किए जाते हैं आपका सीधे उनके बैंक अकाउंट में, और साल में आपका 6,000 यानी 2-2,000 3 किस्त के माध्यम से ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो पीएम किसान सम्मान निधि है, इसके तहत अभी हाल ही में आपका 2,000 की जो किस्त है वो जारी की गई है, और ध्यान रखिएगा इसमें आपका 18,000 करोड़ आपका क्या राशि किसानों को प्रदान की जाएगी, और साथ में आपका 9 करोड़ किसान इससे लाभान्वित होंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा पहले कहां से शुरू हुई और कितनी किस्त प्रदान की जाती है, 4 महीने में कितनी किस्त और साल में कितनी किस्त। तो पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी सेंट्रल फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2030। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंग्लैंड की एक संस्था है सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस, इसके द्वारा आपका एक रिसर्च रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके तहत आपका ये कहा गया है कि 2030 तक जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर भारत आपका दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। क्या बन जाएगी? आपका थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी 2030 तक। इसी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 2028 तक, कब साथियों? 2028 तक आपका यूएसए को पीछे छोड़कर चाइना दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी बन जाएगी। जबकि इसी रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया है कि भारत आपका 2025 तक ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वीं आपका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। कौन सी साथियों? आपका 5वीं, और वर्तमान में भारत दुनिया की आपका 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, यानी आपका सबसे बड़ी 6वीं इकोनॉमी है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में पहला स्थान है आपका यूएसए का। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अमेरिका में नेग्लेरिया फाउलरी का प्रसार देखा गया है। यह क्या है? इसका राइट आंसर है ये एक अमीबा का एक प्रकार है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो नेग्लेरिया फाउलरी है, क्या है आपका? नेग्लेरिया फाउलरी है। इसका आपका जो है जो प्रसार है वो बहुत तेजी से अभी हाल ही में यूएसए में हो रहा है। ये है आपका बिजनेस लाइन का आर्टिकल, डेडली ब्रेन ईटिंग अमीबा स्प्रेडिंग फास्ट इन यूएस सेज रिपोर्ट। अब ध्यान रखिएगा, इस के तहत आपका जो हमारा मस्तिष्क होता है, ठीक है ना, ये आपका जो है कुल मिला के डेड हो जाता है। अब वो कैसे होता है? एक्चुअली में जो ये आपका अमीबा इन्फेक्शन है, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब आपका जो अमीबा प्रकार का इन्फेक्शन है ये हमारे नाक के माध्यम से, कहाँ के माध्यम से साथियों? नाक के माध्यम से हमारे आपका शरीर में प्रवेश करता है, और उसके बाद आपका जो है ये मस्तिष्क में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? और मस्तिष्क में पहुंचता है। और मस्तिष्क में पहुंचने के बाद जो हमारे टिश्यू होते हैं, टिश्यू मतलब जो ऊतक होते हैं, ठीक है ना, उन ऊतकों को आपका खाना स्टार्ट कर देता है। क्या कर देता है? ऊतकों को खाना स्टार्ट कर देता है, टिश्यूज को खाना स्टार्ट कर देता है। ऐसे सिचुएशन में आपका हमारी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसमें आपका 97% आपका डेथ होने का 100% क्या है? चांसेस है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो ब्रेन में आपका कोशिका होती है उसका नाम होता है न्यूरॉन। क्या होता है साथियों? न्यूरॉन। और ये आपका जो है सबसे लंबी क्या होती है? कोशिकाएं होती हैं, और ये आपका पुनः नहीं बनती हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये नाक के द्वारा मनुष्य के शरीर में प्रवेश करेगा और मस्तिष्क में आपका जो है पहुंचेगा, और पहुंचने के बाद मस्तिष्क के जो टिश्यू होते हैं या आपका ऊतक होते हैं उनको खाना स्टार्ट कर देगा, जिससे आपका 97% हमारी आपका मृत्यु होने के क्या होते हैं? फुल चांसेस होते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो नेग्लेरिया फाउलरी है वो आपका जो है एक अमीबा का एक प्रकार है, जो आपका माइंड को क्या करेगा?
कंप्लीट इफेक्ट करेगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य ने सिख गुरुओं का इतिहास स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अब ध्यान रखिएगा, अभी ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने 27 आपका दिसंबर को, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस 27 दिसंबर को यूपी सरकार के द्वारा साहबजादे दिवस मनाया गया। कौन सा साथियों? आपका साहबजादे दिवस मनाया गया। और ध्यान रखिएगा, इसी दिन यूपी के जो सीएम हैं जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये घोषणा की गई कि आपका इस वर्ष से 27 दिसंबर को हम लोग साहबजादे दिवस मनाएंगे। अब ये कौन है साहबजादे, इसको समझते हैं। एक्चुअली में दोस्तों, सिखों के जो अंतिम गुरु थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम था साथियों? गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही आपका, यानी उनके जो 4 पुत्र थे उनका नाम था साहबजादे। ध्यान रखिएगा, अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, यानी 10वें गुरु थे। और आपका उन्हीं के एक 4 पुत्र होते हैं। किसके साथियों? गुरु गोविंद सिंह के, यानी गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र होते हैं जिन्हें आपका साहिबजादा कहा जाता है। अब ध्यान रखिएगा, इन्हीं साहिबजादा और मुगल सेना के बीच में, किसके बीच में साथियों? साहिबजादा और आपका जो है मुगल सेना के बीच में चमकौर का युद्ध होता है। कौन सा साथियों? चमकौर का युद्ध 1904 में होता है। और ध्यान रखिएगा, इस चमकौर के युद्ध में ये आपका वीरतापूर्वक मुगल सेना से क्या करते हैं? लड़ते हैं। तो इसी को सेलिब्रेशन करने के लिए यूपी सरकार ने अभी हाल ही में साहबजादे दिवस मनाया गया। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। और उन्होंने सभी सिख गुरुओं को आपका यूपी का जो स्कूली पाठ्यक्रम है उसमें शामिल किए जाने की घोषणा कर रखी है। अब बात करते हैं आपका सिख धर्म के गुरुओं के बारे में। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिख धर्म में टोटल आपका कितने गुरु हुए? 10 गुरु है। उसमें से जो पहले गुरु थे उनका नाम था गुरु नानक। अब ध्यान रखिएगा, ये सिख धर्म के प्रवर्तक यानी आपका सिख धर्म के संस्थापक थे। इनका एक बहुत ही फेमस स्थान है ननकाना साहिब, यहीं पर इनका जन्म होता है। और आपका तलवंडी, ननकाना साहिब दोनों एक ही नाम है, इसलिए ध्यान रखिएगा। करतारपुर कॉरिडोर अभी आपका जो हाल ही में काफ़ी चर्चाओं में था, ये भारत के द्वारा विकसित किया गया था। कहाँ जाने के लिए? आपका करतारपुर जाने के लिए, जहाँ पर सिख धर्म की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? गुरु नानक के द्वारा की जाती है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। दूसरे गुरु होते हैं गुरु अंगद देव। ध्यान रखिएगा, गुरुमुखी लिपि के जो जनक थे वो आपका गुरु अंगद थे। तीसरे गुरु थे आपका गुरु अमरदास। कौन थे साथियों? गुरु अमरदास। गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दी का निर्माण किसके द्वारा किया गया? इन्हीं गुरु अमरदास जी के द्वारा किया गया। और साथ में आपका अलग विवाह पद्धति जो लवन थी वो आपका इसी गुरु अमरदास देव के द्वारा शुरू किया गया। चौथे गुरु थे रामदास। अब ध्यान रखिएगा साथियों, अमृतसर की स्थापना आपका, यानी अमृतसर के जो संस्थापक थे वो चौथे गुरु महाराज रामदास देव थे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा, ये जो जमीन दी थी आपका अमृतसर को स्थापित करने के लिए वो आपका इन्हें अकबर के द्वारा दी गई, जो आपका मुगल शासक थे। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। और साथियों, गुरु पद को जो पैतृक बनाया था वो आपका गुरु रामदास ने ही बनाया था। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। 5वें गुरु मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, अर्जुन देव। अर्जुन देव ने ही जो गोल्डन टेम्पल अमृतसर पंजाब में है, इस गोल्डन टेम्पल का निर्माण इन्हीं के द्वारा किया गया था। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण तो आपका किसने कराया? अर्जुन देव ने। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस पर जो सोना जड़वाया था या सोना लगाया था वो लगाया था महाराजा रणजीत सिंह ने। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इनकी जो हत्या कर दी जाती है वो की जाती है जहांगीर के द्वारा। किसकी? अर्जुन देव की। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। 6वें गुरु का नाम था हरगोविंद देव। क्या था साथियों? आपका हरगोविंद देव। इन्होंने आपका सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया। क्या दिया साथियों? सिखों को आपका जो है सैन्य संगठन
गठन का रूप दिया। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और साथ में ही इन्होंने आपका अकाल तख्त की भी स्थापना की। किसकी साथियों? अकाल तख्त की भी स्थापना की। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। सातवें जो गुरु थे वो थे आपका हर्राय देव। कौन थे साथियों? हर्राय देव थे। इन्होंने आपका जो है मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में आपका भाग लिया था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगले गुरु थे हरकृष्ण देव। इनकी आपका अल्प आयु में ही क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जबकि 9वें गुरु थे तेग बहादुर। कौन थे साथियों? गुरु तेग बहादुर। और ध्यान रखिएगा इनको औरंगजेब के द्वारा मृत्यु दंड यानी फांसी की सजा दी गई थी। एक्चुअली में दोस्तों होता क्या है कि ये उस समय आपका कश्मीर में होते हैं, तो कश्मीर के लोगों को आपका औरंगजेब क्या कर रहा था? प्रेशराइज कर रहा था कि वो आपका इस्लाम धर्म को स्वीकार करें। उस समय जो कश्मीर के लोग थे वो आपका तेग बहादुर देव के सामने जाते हैं, यानी जो गुरु तेग बहादुर थे उनके पास जाते हैं और वो कहते हैं कि गुरुदेव हमें आपका औरंगजेब के द्वारा लगातार प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो आपका जो है इस्लाम धर्म स्वीकार करें। लेकिन होता क्या है कि उस समय आपका जो तेग बहादुर जी होते हैं, गुरु तेग बहादुर जी, वो आपका ये आदेश देते हैं अपने शिष्यों को कि जाइए आप औरंगजेब से कहिए कि अगर हमारे गुरु इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेंगे तो हम भी कर लेंगे। ये कहीं ना कहीं औरंगजेब को अपना अपमान लगता है और आपका वो उनको पकड़कर दिल्ली बुलाने का आदेश देते हैं। तो उनको दिल्ली बुलाया जाता है और वो दिल्ली आता है। औरंगजेब कहते हैं कि आप केस काटिए और क्या करिए? इस्लाम धर्म को स्वीकार करें। लेकिन वो कहते हैं कि आपका जो है सिर कटा दूंगा लेकिन आपका जो है केस नहीं काटूंगा। तो फाइनली होता क्या है कि आपका औरंगजेब के द्वारा इन्हें फांसी दे दी जाती है। और ध्यान रखिएगा जिस स्थान पर इन्हें फांसी दी गई वहां आज आपका शीशगंज गुरुद्वारा है। कौन सा साथियों? शीशगंज गुरुद्वारा है। और गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? हिंद की चादर कहा जाता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और सिख धर्म के अंतिम गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह। इन्होंने ही आपका खालसा सेना का क्या किया था? गठन किया था। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और आपका साथियों सिख धर्म में जो टोटल गुरु हुए वो रहे आपका 10। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका जो मार्गदर्शक बना वो बना आपका सिख ग्रंथ, जिसे हम लोग आपका किस नाम से जाने जाते हैं? गुरु ग्रंथ के नाम से, यानी गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाने जाते हैं, जिसका संकलन किया था आपका अर्जुन देव ने। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। कभी सवाल पूछा जा सकता है कि गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसके द्वारा किया गया? तो ध्यान रखिएगा गुरु अर्जुन देव जो आपका 5वें गुरु थे उनके द्वारा संकलन किया गया। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 28 दिसंबर 1885 को जो कांग्रेस है उसकी आपका स्थापना होती है। अब बात करते हैं साथियों कांग्रेस के बारे में। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे के सारे आपका नोट कर लीजिएगा। अब ध्यान रखिएगा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जिसे हम लोग आज आपका जो है कांग्रेस के नाम से जानते हैं, ये बहुत आपका जो है ऐतिहासिक इसका इतिहास रहा है साथियों। और नेशनल आपका जो है मूवमेंट में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। अब ध्यान रखिएगा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना की जाती है वो की जाती है 28 दिसंबर 1885 को। कब की जाती है साथियों? 28 दिसंबर 1885 को। एक्चुअली में एओ ह्यूम कांग्रेस के क्या होते हैं? संस्थापक होते हैं। कौन होते हैं साथियों? कांग्रेस के आपका संस्थापक होते हैं एओ ह्यूम। इस पॉइंट को ध्यान रखिए। जो एओ ह्यूम होते हैं वो एक्चुअली में स्कॉटलैंड के निवासी होते हैं और ये आपका भारत में आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस के क्या होते हैं? अधिकारी होते हैं, ठीक है ना, जिसे आज हम लोग आईएएस बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपका होता क्या है कि इन्हीं के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की जाती है। एक्चुअली में उस समय भारत के जो वायसराय थे
वो थे आपका डफरिन, सॉरी माफ करिएगा, कौन थे? वायसराय कौन थे? डफरिन थे। और इन्हीं के दिमाग की, मस्तिष्क की उपज मानी जाती है क्या? इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन ध्यान रखिएगा, एओ हुम जो आपका एक आईसीएस अधिकारी थे, उन्होंने बाद में क्या दे दिया? आईसीएस अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया। और ध्यान रखिएगा, ये आपका शिमला में रहने लगे, इसीलिए आपका इनको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। क्या आपका? हर्मिट ऑफ शिमला एओ ह्यूम को आपका कहा जाता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये एक आईसीएस अधिकारी थे और इन्हीं के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की जाती है। अब ध्यान रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है। क्या होता है आपका? इसका फर्स्ट समिट होता है। कहां पर? आपका मुंबई में। उस समय बम्बई बोला जाता था इसको, मुंबई में पहला अधिवेशन होता है। एक्चुअली में ये अधिवेशन कहाँ होना होता है? पुणे में। लेकिन पुणे में उस समय आपका प्लेग रोग फैला होता है, इस वजह से इसको ट्रांसफर करके आपका मुंबई आयोजित किया जाता। और ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो आयोजन होता है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में आयोजित होता है। और इसके आपका पहले अध्यक्ष थे WC बैनर्जी। कौन थे साथियों? WC बैनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन होता है मुंबई में 1885 में, इसके आपका पहले अध्यक्ष थे। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। उस समय साथियों ध्यान रखिएगा, कांग्रेस की स्थापना के समय जो वाइसराय होते हैं उनका नाम होता है लॉर्ड डफरिन। क्या नाम होता है साथियों? लॉर्ड डफरिन। जबकि उस समय अंग्रेज के जो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कहने का मतलब आपका ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री होते हैं, उनका नाम होता है लॉर्ड सेल्सबरी। क्या होता है साथियों? लॉर्ड सेल्सबरी। और ध्यान रखिएगा, विक्टोरिया आपका उस समय वहाँ की महारानी होती है। अब अगर बात करें आपका कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों की, तो ध्यान रखिएगा, आपका जो पहले पार्षद अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो थे आपका दादा भाई नौरोजी। कौन थे साथियों? दादा भाई नौरोजी, जिन्हें आपका ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी भारत का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, इन्हीं के द्वारा धन निष्कासन का सिद्धांत यानी ड्रेन सिद्धांत इन्हीं के द्वारा दिया गया। और आपका पहली बार जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, उसका आकलन भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही किया गया था। पहले कांग्रेस के जो मुस्लिम अध्यक्ष थे उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। क्या था साथियों? बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 में जब कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन होता है तो बदरुद्दीन तैयब जी को आपका कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बनाया जाता है। इन्होंने कांग्रेस बनो का क्या दिया था? नारा दिया था। जबकि आपका पहले अध्यक्ष होते हैं जॉर्ज यूल, यानी पहले जो अंग्रेज अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं साथियों जॉर्ज यूल। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। और जबकि पहली महिला अध्यक्ष होती है एनी बेसेंट। कौन होती है साथियों? एनी बेसेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला क्या होती है? अध्यक्ष होती है। कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका इनके द्वारा शुरू की जाती है। आयरिश महिला होती हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको दो चीज़ें बड़ी कंफ्यूजन कर सकती है, ध्यान से सुनेगा। पहली बात तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये तो एनी बेसेंट होगी। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी, तो ध्यान रखिएगा ये थी आपका सरोजनी नायडू। कौन थी साथियों? सरोजनी नायडू। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। जब 1896 का कोलकाता अधिवेशन होता है, क्या होता है दोस्तों? 1896 का कोलकाता अधिवेशन होता है। रहमतुल्लाह सयानी इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं साथियों? रहमतुल्लाह सयानी आपका इसके अध्यक्ष होते हैं। इसी 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस में वंदे मातरम गाया गया था। क्या गाया गया था साथियों? वंदे मातरम गाया गया था। नोट कर लीजिएगा, जिसे आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने आपका लिखा था। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। जबकि आपका कलकत्ता अधिवेशन होता है 1901 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है, यानी ये भी कलकत्ता में आयोजित किया जाता है। और ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने पहली बार आपका इस यानी कांग्रेस के अधिवेशन में आपका क्या लिया था? पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। 1907 सूरत अधिवेशन होता है साथियों। इसी दिन आप
आपका कांग्रेस का पहली बार क्या होता है, विभाजन होता है गरम दल और नरम दल के बीच में। जबकि जब 1911 का कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कब साथियों, 1911 का कांग्रेस का ये भी कलकत्ता अधिवेशन होता है। तो ध्यान रखिएगा इसी दिन भारत का जो राष्ट्रगान है पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया, जन गण मन, जिसके रचयिता कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। जबकि गांधी जी आपका केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, वो बनते हैं आपका 1924 में बेलगाम अधिवेशन। कब साथियों, बेलगाम अधिवेशन में आपका जो महात्मा गांधी होते हैं वो पहली बार और अंतिम बार, यानी कांग्रेस के वो सिर्फ एक बार आपका अध्यक्ष रहे। और ध्यान रखिएगा साथियों वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, सोनिया गांधी। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो अभी हाल ही में 28 दिसंबर को आपका इसकी जयंती मनाएगी और इसकी स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885। तो दोस्तों सारे आपका जो फैक्ट हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ये आईसीएस अधिकारी होते हैं और आपका ध्यान रखिएगा इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। लेकिन साथियों ध्यान रखना जब 28 दिसंबर 1885 को इसकी पहली आपका बैठक होती है तो इसके जो पहले अध्यक्ष होते हैं जिनका नाम होता है WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इस अधिवेशन में 72 सदस्यों ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। और गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में इसका आयोजन किया गया। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में भारत के किस कंपनी द्वारा भारत का न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन न्यूमोसिल, जो दोस्तों एक्चुअली में निमोनिया का आपका क्या है, एक टीका है, वैक्सीन है, लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीरम इंस्टीट्यूट। ये है आपका बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल। हेल्थ मिनिस्टर इनॉग्रेट इंडिया फर्स्ट न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। अब ध्यान रखिएगा साथों, ये जो वैक्सीन है इसे अभी हाल ही में भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इनके द्वारा आपका इनॉग्रेट किया गया है। अब ध्यान रखिएगा एक्चुअली में आपका जो सीरम इंस्टीट्यूट है इसके द्वारा आपका इसको बनाया गया है। और ध्यान रखिएगा इसमें जो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है इसी के सहयोग से आपका इसको स्थापित किया गया है। और ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह और बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित भारत का पहला न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन न्यूमोसिल आपका लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा क्लिनिकल परीक्षण के दौरान निमोनिया रोग को रोकने के लिए न्यूमोसिल को सुरक्षित और प्रभावी पाया गया है। और ध्यान रखिएगा जुलाई 2020 में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल द्वारा वैक्सीन को आपका लाइसेंस दिया गया था। तो ये था दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ का एनालिसिस जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।